So in this lecture, we will continue our discussion on the history of English literature और धीरे धीरे अब हम एलिजाबेथन एज हमने एंड कर लिया एंड फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द जैकोबियन एज। आपको पता ही है पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा कि किस तरीके से जेम्स सिक्स जो स्कॉटलैंड का था एंड ही इज नोन एज जेम्स फर्स्ट इन इंग्लैंड एंड हिज रेग्न इज फ्रॉम 1566 टू 1625। ये यहाँ पे इसलिए लिखा गया है, वो राजा तो 1566 से ही था, भले ही वो स्कॉटलैंड में था, और इंग्लैंड में वो राजा जो है वो 1603 से बना। तो ये जो 1556 टू 1625 लिखा हुआ है, ये जेम्स के राजा रहने का टाइम है। 1603 तक वो स्कॉटलैंड का राजा था, और 1603 में जब एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो इंग्लैंड का भी जो है वो किंग बन जाता है। ही हैज़ द क्राउन। अगर आप इंग्लैंड के सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। एलिजाबेथ का टाइम पीरियड एक लंबा टाइम पीरियड था, और हम लोग एलिजाबेथन एज जब शुरू किए थे तो हमने कंसीडर किया था कि जैकब का भी टाइम पीरियड, इसके एज को जैकोबियन एज इसलिए भी कहते हैं कि जेम्स का एक नाम जैकब भी था, तो दैट इज वाई वी कॉल इट जैकोबियन एज। और एलिजाबेथन एज पढ़ते हुए हम लोग ये बहुत क्लियरली पढ़े थे, मेंशन किए थे कि एलिजाबेथन एज में ही, या जो रेनेसा का ही टाइम पीरियड है, उसमें ही जैकोबियन पीरियड को भी कंसीडर करते हैं। तो ओनली सबटल डिफरेंस फ्रॉम द प्रेसिडिंग ऑफ एलिजाबेथन इज नो मेजर विजिबल ड्रामेटिक चेंज ऑफ मूड। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ गया था, क्वीन एलिजाबेथ का ही आफ्टर इफेक्ट बना हुआ था। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द इंग्लिश रेनेसा, यूनियन ऑफ द क्राउन हो चुका था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अब एक हो चुके थे क्योंकि स्कॉटलैंड का राजा ही अब इंग्लैंड का राजा था। एक चीज और हुई, ब्लैक डेथ वापस आ गया था जिसको ग्रेट प्लेग के नाम से जाना गया। ब्लैक डेथ कई बार एलिजाबेथन एज में भी आया था आपको। और यहाँ पे ये जो चार्ट बना हुआ है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, द एज ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। तो जिसको हम रेनेसा, री अवेकनिंग, रीबर्थ और मतलब लोगों का जागृत हो जाना कहते हैं, उसको तीन पार्ट में आप डिवाइड करके, ये तीन एज जैसे एलिजाबेथन, जैकोबियन और फिर कैरोलिन। तो एलिजाबेथन एज 1558 टू 1603 तक चला, 1603 से 24 तक या 25 तक आप कह लें जैकोबियन एज चला, और फिर 24 या 25 से 1649 तक कैरोलिन एज। तो ये जो पूरा अगर आप देखें कि लगभग 90 ईयर्स का ये जो टाइम पीरियड है, ये रेनेसा का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो शेक्सपियर भी थे एग्जैक्टली इसमें लिखा हुआ। तो अगर आप देखेंगे कि एलिजाबेथन एज भले ही 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है, लेकिन विलियम शेक्सपियर जो है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये शेक्सपियर इस तरीके से कि ये एलिजाबेथन एज में भी थे, जैकोबियन एज में भी थे। फिर फ्रांसिस बेकन भी जो है, उनका बर्थ भले एलिजाबेथन एज में, जैकोबियन एज, और थॉमस डेकर, तो ये जो तीन मेजर नाम है, तो ये मतलब एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज ओवरलैप करते हैं। ऐसा क्लियर डिस्टिंक्शन तो आप कर नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है कि एलिजाबेथ मर गई तो एलिजाबेथन एज के सारे राइटर्स भी डेथ हो जाएगी, ऐसा है नहीं। और ये भी नहीं है कि जो लोग एलिजाबेथन एज में पैदा हुए वो एलिजाबेथन एज में ही लिख रहे थे। हो सकता है कि वो एलिजाबेथन एज में कम लिखे और जैकोबियन एज में ज़्यादा लिखें। तो रेनेसा का ये जो तीन है, एलिजाबेथन, जैकोबियन और कैरोलिन, टाइम पीरियड बिल्कुल याद रखिए, 58 टू 1603 और 1603 टू 24 या 25 कहीं कहीं मिलता है, 24 से 49 कैरोलिनेज। कैरोलिनेज हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेजर फोकस अभी हमारा जैकोबियन पे है। और ये तीन नाम जो ओवरलैप कर रहे थे, शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन, थॉमस डेकर। तो जनरल मूड इन लिटरेचर क्या चल रहा था उस समय? डार्क क्वेश्चनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल ऑर्डर, प्री ऑक्युपाइड विद द प्रॉब्लम ऑफ एविल। ड्रामा में आमतौर पर ड्रामा में रिवेंज ट्रेजेडी की स्टार्ट हो चुकी थी, हालांकि रिवेंज ट्रेजेडी एलिजाबेथन एज के एंड में भी चल रही थी। कॉमेडी था, पोएट्री और प्रोज भी था ही। और जो पॉपुलर राइटर्स थे इस टाइम के, ये पांच सात नाम अगर लेना हो तो इसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें बेन जॉनसन, फ्रांसिस ब्यूमेंट, जॉन फ्लेचर, जॉन डन, फ्रांसिस बेकन, रॉबर्ट बर्टन। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्री, बेन जॉनसन ड्रामा वाली कैटेगरी में आएंगे, रॉबर्ट बर्टन जो है वो ड्रामा और पोएट्री वाली कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरीके से ये पांच सात नाम इंपॉर्टेंट। ड्रामा भी इंपॉर्टेंट था, पोएट्री भी कंटिन्यू हो रही थी, प्रोज वर्क भी चल ही रहा था।
तो किस तरह का मूड, एक तरीके से जैकोबियन एज में बहुत चेंजेस नहीं आए थे, कोई ड्रामेटिक शिफ्ट नहीं हुआ था। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सेम। राइटर्स भी कुछ एक एलिजाबेथन एज वाले ही थे जो बाद के थे, और कुछ एक जो ओवरलैप करते हैं, जैसे मैंने तीन नाम आपको बताए हैं, जिसमें बेकन का नाम, शेक्सपियर और थॉमस डेकर का नाम आता है। W H Hudson का एक कमेंट है जो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिखा हुआ है, विच आई एम जस्ट quote and unquote for you. The graceful verse of Johnson and cavalier poet, but also the intellectual complexity of metaphysical poetry of John Donne. So this is the crux of the uh, जैकोबियन पीरियड, कि क्या चल रहा था। तो ग्रेसफुल वर्स ऑफ जॉनसन, जॉनसन की पोइट्री थी, हालांकि उनका ड्रामा भी, और उनका जो पोइटिक जो उनकी वर्स है, उनकी जो पोइटिक ब्रिलियंस है, वो आपको देखने को मिलता है। एंड कैविलियर पोइट्री, कैविलियर पोइट्री भी इसी दौरान थी। बट ऑल्सो द, तो ये तो ग्रेसफुल वर्स तो था ही, ये लोग थोड़े किंग के साथ थे, बट ऑल्सो द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री। और मेटाफिजिकल पोइट्री भी थी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, थोड़ी इंटेलेक्चुअल थी, जॉन डन का नाम जिसमें आता है। तो जॉनसन, कैविलियर पोइट्स, मेटाफिजिकल पोइट्स, इसको अगर आप समरी कहना चाहो पूरे जैकोबियन पीरियड का, तो ये यही है। मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट इस एज में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वही यही है, किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल, जो हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बाइबल जब पढ़ रहे थे तो हमने जिक्र सुना ही था। तो जेम्स ने एक काम जो बहुत अच्छा किया कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कुछ स्कॉलर्स को इकट्ठा किया और उनको एक प्रॉपर काम दिया कि आप लोग बाइबल का ट्रांसलेशन कीजिए, और फाइनली किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल उसको कहते हैं। जैकोबियन पीरियड आई थिंक आप नहीं थी, जैकोबियन पीरियड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जेम्स का ही नाम जैकब भी था, उसको स्कॉटलैंड में जैकब नाम से भी बुलाते थे, इसलिए इसको जैकोबियन पीरियड कहते हैं। तो मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल भी आया, ये चीज है। नेक्स्ट इज लिटरेरी फॉर्म्स में क्या चल रहा था, मतलब लिटरेचर में क्या चल रहा था इस समय जैकोबियन एरा में। मैंने रिपीट किया एंड वी आर डिस्कसिंग कि कोई भी बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं था थिएटर में। आमतौर पे इमिटेटर्स ऑफ शेक्सपियर थे लोग, विलियम शेक्सपियर ने जिस तरीके के ड्रामा लिखे लोग उसी को कॉपी कर रहे थे। ट्रेजेडी के अलावा कॉमेडीज चल रही थी क्योंकि लोगों की डिमांड थी। मास्क खूब चलते थे। व्हाट इज मास्क, ये बताइए मुझे, एनीवन। कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है एंड सेवरल टाइम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मास्क। एनीवन इफ यू वुड लाइक टू आंसर, चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। देखिए, मास्क बेसिकली वही शॉर्ट प्ले होते हैं इंटरल्यूड्स की तरह, जो किंग के सामने किंग को प्लीज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। सो इस दौरान एक चीज और हुई, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन हुआ और थिएटर बंद हो गए। थिएटर कब बंद हुए? 1611, ये टाइम याद रखिएगा। इतना 1611 यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट 1611 इज द ईयर व्हेन थिएटर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द प्यूरिटन रिवॉल्यूशन। एग्जैक्टली। फिर सोनेट जो है वो आउट ऑफ फैशन हो गया, ये थोड़ा सा अंतर आया एलिजाबेथन एज में। सोनेट बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, और जैसे हमने देखा ही कि जो सोनेट राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर, फिर सिडनी और स्पेंसर, ये सारे लोग। पर सोनेट इस टाइम पे थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया और रिलीजियस पर्पस के लिए ही यूज किया गया, जैसे डन और जॉन मिल्टन ने। जॉन डन ने रिलीजियस पर्पस के लिए और जॉन मिल्टन ने पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया सोनेट्स को। नए फॉर्म्स आने शुरू हो गए थे जिसको हीरोइक कपलेट कहते हैं। हीरोइक कपलेट बेसिकली दो लाइन का, एक स्टैंजा दो लाइन का कपलेट होता है। हीरोइक कहने का मतलब कि वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाएगा। वर्स सटायर्स लिखे जाने लगे, पोइट्री में सटायर्स, और एसेज, बायोग्राफी, प्रोज वर्क में भी एसे और बायोग्राफी जो है वो स्टार्ट हो चुका था। जैकोबियन इंग्लैंड में क्या चल रहा था? तो परमानेंट एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश रेस ओवरसीज, जेम्स वन। आपको पता ही है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की को एस्टैब्लिश किया गया था, और उसके अलावा और भी कंपनीज एस्टैब्लिश की गई थी जिनका पर्पस था कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन अपने पीक पे चला गया था, एलिजाबेथ की भले ही डेथ हो गई, लेकिन
और भी अलग अलग जगह ढूंढे गए जहां ये लोग अपनी कॉलोनी बसाने लगे और रूल करने लगे, जिसमें वर्जीनिया जो कि न्यू इंग्लैंड जिसको कहा गया, जो यूएस का पार्ट है, एंड वेस्ट इंडियन आइलैंड, बर्बाडोस, कोस्ट ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वही आपका इंडिया। तो बहुत सारे कॉलोनीज जो है वो धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगे। आप देखेंगे 1603 में तो यही जैकब ही था ना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई। तो एलिजाबेथ ने तो सिर्फ एस्टेब्लिश किया है, एक्सपेंशन का काम जैकब के टाइम पे चल रहा है या जेम्स वन के टाइम पे चल रहा है। और पहला रिक्विजिट इस एज में था कि लोग चाहते थे कि थोड़ी शांति हो। गवर्नमेंट मेंटेन द कंडीशन, प्राइवेट इंटरप्राइज सप्लाइड द इनिशिएटिव, मनी एंड मैन, शिप एंड इक्विपमेंट। तो लोग मतलब कॉलोनाइजेशन अच्छे तरीके से चल रहा था, सी वॉयजेस बहुत हो रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो ये चीज़ें चल रही थी। प्रोमोटर्स बहुत सारे लोग थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1600 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, बट इट वॉज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जैकब और जेम्स फर्स्ट। तो प्रोमोटर्स कौन लोग थे? नोबेल फैमिली के लोग थे, और कुछ ट्रेडिंग कंपनीज भी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एक ट्रेडिंग कंपनी है। इन ट्रेडिंग कंपनी को जो फंडिंग है वो क्राउन ही करता था, और रॉयल फैमिली के लोग करते थे, पर दे वेयर इंडिपेंडेंट कंपनीज एज वेल। तो ये दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाते थे, पर्पस होता था बिजनेस करना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाना, और कई बार वहां पे रूल करने भी लग जाना। तो लंदन की कंपनी फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइज द माइग्रेशन। 100 ईयर वॉर जो है वो अब खत्म हो चुका था, द फर्स्ट इंस्ट्रक्टिव जेस्टर टू रिड्यूस फ्रांस टू एन इंग्लिश प्रोविंस, और फ्रांस पे भी इंग्लैंड का ठीक ठाक, इंग्लैंड फ्रेंच वॉर उस दौरान चल ही रहे थे शुरुआत में, और वो चीजें भी चल रही थी। क्रिएटेड अ परमानेंट मार्केट फॉर इंग्लिश गुड प्रोडक्ट्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड, एग्जांपल टोबैको प्लांटेशन इन वर्जीनिया। वर्जीनिया वो जगह है आज के डेट में भी जो इन लोगों ने, इंग्लैंड वालों ने खोजा था, और इन लोगों ने उस जगह को मतलब एक नया जगह फाइंड आउट किया, जो एक्सप्लोरेशन ये लोग कर रहे थे समुद्री रास्तों से, और उस जगह का नाम, और वहां पे टोबैको प्लांटेशन शुरू किया, तंबाकू बेसिकली, और अलग अलग जगह दुनिया में इस चीज को फैलाने का काम। रूरल सोसाइटी भी अब धीरे धीरे प्रॉस्पेरस हो चुकी थी जैकोबियन एज में। द जर्मिनेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री एंड प्यूरिटन रेवोल्यूशन ये स्टार्ट हो गया। एलिजाबेथन एज तक तो चीजें ठीक है, शांत रही, लेकिन जो प्यूरिटन रेवोल्यूशन आगे चल करके होगा, उसका स्टार्ट होना, उसका जो जर्मिनेशन कहते हैं, उसको अंकुरित होना, वो इस एज में हो चुका था। An apparently stable and settled society, the union of Crown England and Scotland continued to be the rival in thought and feeling. The Scots across the border to seek their fortune, no major influence on social life in England. तो भले ही दोनों जगह का राजा एक ही हो गया था, बट फिर भी स्कॉटलैंड वाले कहीं ना कहीं इंग्लैंड वालों, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के जो लोग थे, राजा एक ही था, पर जो लोग थे वो अपने आप को राइवल फील करते थे, और वो राइवलरी फीलिंग और थॉट्स में जो है कि दोनों अलग अलग हैं, और कौन सुपीरियर, इंग्लैंड वाले अपने आप को सुपीरियर भी कंसीडर किया करते थे। तो ये थोड़ा सा वो थॉट्स और फीलिंग में वो चीज़ें थी। हालांकि उसका सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। फिर आपको कॉलोनियल एक्सपेंशन, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि सी वॉयजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, नए नए जगहों को ढूंढा जा रहा था बिजनेस मोटिव से, मार्केट ढूंढने के बेसिस से, कि यहाँ पे चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भी अब धीरे होगी। तो इन पार्ट सेल्फ रिगार्डिंग एंड इकोनॉमिक, एंड इन पार्ट आइडियल एंड रिलीजियस टू ऑब्टेन लैंड, 1630 से 43 तक। हालांकि ये तो जैकोबियन एज के बाद ही है। अगर आप देखें तो जो कैविलियर, सॉरी, 1630 to 43, 2 lakhs pound, 20,000 people to New England in 200 ship plus 40,000 more immigrants to Virginia and other colonies। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैकोबियन एज के खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग इंग्लैंड के माइग्रेट कर रहे थे अलग अलग जगह, जैसे जो कंपनीज जा रही थी, तो उसके साथ बहुत सारे लोग वहीं पे सेटल हो जाते थे, जैसे जिसको न्यू इंग्लैंड कहा भी गया, वर्जीनिया जिसका नाम है। तो वहाँ लगभग आपको जो है वो 20,000 लोग, और अपने आप में ये बहुत बड़ी संख्या है, और 2 लाख पाउंड्स इज ए ह्यूज अमाउंट एट दैट टाइम।
और 40,000 से ज़्यादा इमिग्रेंट्स भी जो है वो वहाँ जा कर के सेटल होते हैं। तो ये चीज़ें चल रही थी। अमेरिका इन लोगों ने ढूंढ लिया था, और अमेरिका को वहाँ भी इंग्लैंड जो है वो लीडर की तरह इमर्ज हो गया था। द पिलग्रिम्स फादर वो उनकी कॉलोनी हो चुका था, लीडर्स इन न्यू इंग्लैंड। टू एस्केप परसिक्यूशन अबाउट 100 settlers already, the instinct of isolation from the affairs of Europe was strong in America. Social history of America ceased to be part of the social history of England. तो इसमें ये चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो चाह जैकोबियन प्रोज में लिटरेचर में क्या चल रहा था? ट्रांसलेशन वही जर्मन ग्रीक उन सारी चीज़ों के, बाइबल का ट्रांसलेशन। साइंस एंड लर्निंग से रिलेटेड चीज़ें, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर की शुरुआत, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रिलीजियस राइटिंग, ट्रैवल टेल्स भी चल रहे थे, क्योंकि जब लोग अलग अलग जगहों पे सी वॉयजेस, समुद्री यात्राओं पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रैवलॉग भी लिखेंगे ही, और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को वो मोटिवेट भी करेगा ताकि और भी लोग नए जगहों को ढूंढने के लिए जाएं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मैप्स, ये सारे एक्सपेंशन अब हो रहे थे, नई जगहों को ढूंढा जा रहा था। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जा रही थी। एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, कल्चर, सोशल कंडीशंस, इन सब पे पैम्फलेट्स भी लिखे जा रहे थे। और कैरेक्टर बुक्स भी एक टाइप बन चुका था। और इस एज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, which I would which we should focus on, कि ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, जो किंग जेम वर्जन ऑफ द बाइबल जो है, जो कब से कब तक लिखा गया ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1607 से लेकर करके 1611 तक। और 47 स्कॉलर्स, मैं बार बार 50 बोल दे देता हूँ, तो ये फ्रॉम द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये लोग बेसिकली ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के भी थे। और री एडिटेड बाय बेंजामिन ब्लेनले एट ऑक्सफोर्ड, टुडेज KJV। तो ये इसको एडिट किया, ये नाम भी याद रख लीजिएगा, बेंजामिन ब्लेने। और लगभग क्या 47 स्कॉलर्स चर्च ऑफ इंग्लैंड के, और बहुत पढ़े लिखे लोग, उनको ये काम सौंपा गया कि आप लोग बाइबल को ट्रांसलेट किए। तो किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल भले कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैकब या जेम्स ने खुद बैठ करके ट्रांसलेशन किया। उसने 47 लोगों को ये काम दिया कि आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। उसको ट्रांसलेट किया गया, और फाइनली जो जिसको ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कहा गया, जो ट्रांसलेशन है वो, सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। तो चूंकि पहले के जो ट्रांसलेशंस थे उसमें थोड़े बहुत अंतर थे, वो पूरी तरीके से ऑथोराइज नहीं थे। और आपको याद होगा अच्छे से, कोवरडेल, जॉन विकलिफ पहला ट्रांसलेशन, फिर माइल्स कोवरडेल, तो ये सब नाम जो है वो आपको याद रखने होंगे, और उसी क्रोनोलॉजी में याद रखने होंगे। तो उस शुरुआत के जो सीरीज थी उसमें थोड़े बहुत कंफ्यूजन थे। और ये जो री एडिटिंग हुई है वो बहुत बाद में हुई है, वो 18th सेंचुरी में, मतलब इसके टाइम पे नहीं, जैकब के टाइम पे नहीं। उसने 47 स्कॉलर्स को ये काम सौंपा, और वो लोगों उन लोगों ने उस काम को बखूबी किया। तो जो पहले के बाइबल के ट्रांसलेशन में जो प्रॉब्लम्स थी वो अब इस बाइबल में नहीं थी। क्या अंतर था? तो पहले के जो बाइबल के ट्रांसलेशन थे उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। जैसे जो विक्लिफ का ट्रांसलेशन था, हो सकता है कि वो कोवरडेल के ट्रांसलेशन से उतना मैच ना करता हो, या थोड़े बहुत वेरिएशन थे। सो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बुक्स कंपोज्ड एट डिफरेंट टाइम्स एट मेनी हैंड्स, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव एंड लिरिकल। अब इसमें थोड़ी सी यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी आई। और इन्फ्लुएंस इन लिटरेचर, बनियन, रस्किन, मैकाले, मिल्टन, टेनिसन, इन सब पे इसका इन्फ्लुएंस जो है वो दिखता है। इस एज के एक सबसे बड़े राइटर, दो तीन राइटर का, अगर चार पांच राइटर का नाम जो आप लेंगे तो उसमें बेकन आएंगे, बेन जॉनसन आएंगे, फ्लेचर आएंगे, ब्यूमेंट आएंगे। ये सारे राइटर्स बहुत पॉपुलर हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्पस से भी। तो बेकन के बारे में हम लोग समझते हैं। ये मैंने कहा ही कि ओवरलैप करता है। जैसे अगर आप विलियम शेक्सपियर भी ऐसा नहीं है कि एलिजाबेथ के बनने के बाद नहीं लिख रहे थे, बहुत कम वर्क है। फ्रांसिस बेकन भी एलिजाबेथन इंग्लैंड में भी कंसिडर किए जाएंगे, बट जैकोबियन एज में भी इनको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो डाइवर्स टॉपिक एंड इंटरेस्ट, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिस्टमेटिक थॉट,
रोट इन लैटिन एंड इंग्लिश, कंसीडर्ड लैटिन मोर इम्पोर्टेंट, ये ध्यान देने वाली बात है। बेकन को फादर ऑफ क्या कहते हैं बताइए? ऐसे। फादर ऑफ ऐसे, ये ऐसे वर्ड आया, दैट इज वाई मैंने ये पूछा। तो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज जो है वो इनको कहा जाता है, इंग्लिश ऐसे ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने ऐसे का एक कलेक्शन 1597 से लेकर के 1625 तक ये, और इसमें 59 पीसेज ऑफ एसेज जो है इन्होंने लिखे। तो ऐसे एज ए फॉर्म को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट भी फ्रांसिस बेकन को जाता है। तो बेकन नाम आते ही आपको ऐसे याद रहना चाहिए। और बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखा जो फेमिलियर टॉपिक्स थे, लाइक लर्निंग, स्टडीज, वेन ग्लोरी, ग्रेट प्लेस, एंड द टर्म essay was borrowed from the फ्रेंच राइटर मॉन्टेग्ने। ये नाम याद रखिएगा, ऐसे वर्ड जो है या जो टर्म है वो कहाँ से बोरो किया गया है, तो फ्रेंच राइटर है एक मॉन्टेग्ने, उन्हीं का ये वर्ड है। सॉरी। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पहला एडिशन जो है जिसमें सिर्फ 10 पीसेस थी, और वहां हम लोग ने देखा ना कि ऐसे जो है ये अलग अलग एडिशन आए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1597 टू 1625। तो इस बीच में पहले एडिशन में सिर्फ 10 ऐसे थे, और उसके बाद फाइनल एडिशन जो आया 1625 उसमें 59 पीसेस थे, टोटल 59 एसेस थे। तो ये नंबर याद रखिएगा कितने एसेस थे। तो पहला एडिशन 1597, और जो फाइनल एडिशन है वो 1625। ऐसे ऑन एजुकेशन भी इनका पॉपुलर है, इंटेंडेड एज अ गिफ्ट टू जेम्स वन। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे इन्होंने लिखा है, एसेइस्ट, मेजर एसेइस्ट ही समझे जाएंगे, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इनको कहा ही जाता है बेकन को। रोट ऑन हिस्ट्री, ट्रैवल, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एथिक्स, रिलीजन, लॉ, गार्डनिंग, फैमिली, हेल्थ, साइंस। So he wrote on a various of topic which was familiar। तो हिस्ट्री ऑफ द रेगन ऑफ हेनरी द सेवन 1620, साइको, सॉरी, और साइको बायोग्राफी सिक्स टू एक्सप्लोर द माइंड ऑफ द मोनार्क, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेनरी सेवन की बायोग्राफी लिखने की कोशिश, एक साइकोलॉजिकल बायोग्राफी लिखने की कोशिश इन्होंने की 1622 में, जो बेसिकली इस बात पे फोकस था कि मोनार्क के माइंड में क्या चल रहा होगा, जो वो रूल कर रहा है, जो चीजें वो कर रहा है, उन चीजों की बजाय, मतलब मोनार्क के आउटर वर्ल्ड की बजाय मोनार्क के इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना इनका पर्पस रहा। तो हेनरी सेवेंथ के बारे में उन्होंने लिखा 1622 में, emphasized public duty, responsibility and narrative culture, the constant assertion that the role of the knowledge in human development, inaugurated the era of discovery, scientific spirit and rational temper. If there is a figure who captures the English Renaissance questioning spirit, humanism and religious dilemma, it is Francis Bacon, and he is often referred to as a Renaissance man। तो एक प्रॉपर रेनेसा मैन भी इनको कहते हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश एशिया इन इंडिया, ये तो ये थे ही। तो बेकन के बारे में, इनका टाइम पीरियड और बेकन के इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें याद रखिएगा। रॉबर्ट बर्टन और जो अदर राइटर्स हैं जैकोबिन एज के, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।